वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, बिहार एपीओ मेंस के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को जो बिहार एपीओ मेंस में अपीयर हो रहे हैं उन्हें माइनर एक्ट्स का क्लासेज प्रोवाइड करा रहे हैं। आज पॉक्सो एक्ट कंक्लूड हो गया, कुछ थोड़ा सा है, कल पॉक्सो एक्ट कंक्लूड हो जाएगा। 6 माइनर एक्ट हैं और कल से शायद पीसी एक्ट हम लोग स्टार्ट करें। अगर आप बिहार एपीओ मेंस 2022 अगर इस बार आप अपीयर हो रहे हैं तो आप यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। हमारे साथ मिलकर इस बार अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर इन केस आप बिहार एपीओ मेंस इस बार नहीं दे रहे हैं और आपकी जानकारी में कोई आपका फ्रेंड, जूनियर, सीनियर या कोई भी अगर दे रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिए, इससे उनको लाभ होगा। और आज एक और एविडेंस एक्ट शुरू हो रहा है। एविडेंस एक्ट का सीरीज हमारी कोशिश होगी कि एविडेंस एक्ट के तकरीबन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जो रेलिवेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। आईपीसी का सीरीज बिहार एपीओ सिलेबस को देखते हुए कंप्लीट कर दिया गया, थोड़े बहुत कुछ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ये भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये आईपीसी का सीरीज ये सिर्फ बिहार एपीओ के लिए नहीं है। ये सीरीज आप कोई भी एग्ज़ाम दें और वहाँ अगर आईपीसी का पेपर है तो ये उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम लोगों का इरादा है कि हर सब्जेक्ट का इसी तरह से सीरीज बना दिया जाए जिसे देखकर आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। तो अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ आईपीसी का पेपर या एविडेंस एक्ट का पेपर है तो हमारे सीरीज को देखिए, उनमें से कोई टॉपिक बाई चांस अगर रह गया है, नहीं कंप्लीट हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आपका सहयोग और समर्थन बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, कोई चीज़ें मिस हो जाए हमारे से, तो अगर कोई टॉपिक इन केस मिस हो जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो आज ये पहला पार्ट है एविडेंस एक्ट का। क्वेश्चन 229 ये पूछा गया है आज हम लोगों के ग्रुप में। ऐसे क्वेश्चन हमारे ग्रुप में पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए हर रोज पूछा जाता है और इन्हीं क्वेश्चंस का यूट्यूब पे सीरीज वाइज वीडियो बना के डाला जाता है। अगर और ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इस सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और लिखकर हमें 9262810582 पर व्हाट्सएप कर दें। आपको सीएलसी की इस फ्री सर्विसेज में ऐड कर लिया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये क्वेश्चन मैं भी मानता हूँ कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। एग्जाम में कुछ स्टेट्स में इस क्वेश्चन का आंसर कि एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल लॉ है और कुछ स्टेट्स में इसका आंसर एडजेक्टिव लॉ के तौर पे दिया गया। लेकिन आप इस क्वेश्चन के आंसर करने से पहले अगर ऑप्शन में एडजेक्टिव लॉ दिया हुआ है तो इसका आंसर एडजेक्टिव लॉ होगा, और अगर ऑप्शन में एडजेक्टिव लॉ नहीं दिया हुआ है तो देन इसका आंसर प्रोसीजरल लॉ होगा। इनफैक्ट हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और मेंस का क्वेश्चन है कि नेचर, यूटिलिटी, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, इसका टाइप्स। इंटरव्यू का क्वेश्चन लेक्स 4। तो देखिए, जो भी जुडिशियल ट्रायल है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, दैट इज मेंट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सम राइट और लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस ऑफ सर्टेन फैक्ट। अब अदालत के सामने कोई फैक्ट पेश किया जा रहा तो वो फैक्ट कितना सच है, कितना सच नहीं है, क्या वो फैक्ट एडमिसिबल है या एडमिसिबल नहीं है, क्या वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है या किस तरह का कम्युनिकेशन है, क्या उसका डिस्क्लोजर बार्ड है, नहीं है। तो इन सारे चीज़ों का कि एक तो एविडेंस एक्ट आपको उस फैक्ट की सच्चाई के बारे में बताता है, दूसरा उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में भी जाता है, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी इनटू एवरी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग
का डेफिनेशन सीआरपीसी में दिया हुआ है, यहाँ भी रेफर किया हुआ है, वो हम लोग वहाँ सीआरपीसी में देखेंगे कि व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग का एक सिंपल सा मीनिंग है कि द प्रोसीडिंग इन विच राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज एंड ए डेफिनेटिव जजमेंट अफेक्टिंग देयर बाय राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज कैन बी पास, दैट इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। और जुडिशियल प्रोसीडिंग में एविडेंस एक्ट अप्लाई करेगा, और जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो सिस्टम ऑफ रूल्स है फॉर असर्टेनिंग द कंट्रोवर्टेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स इन जुडिशियल इंक्वायरीज। द सब्सटेंटिव लॉ, आप देखिए लॉ हमारा बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग, लॉ तो ऐसे कई तरह के कंपनी लॉ, कमर्शियल लॉ, कई तरह के टैक्स लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिन लॉ, तो बट ब्रॉडली स्पीकिंग लॉ के कई सारे क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव मीन्स सब्सटेंस, सब्सटेंटिव लॉ डिटरमाइनिंग राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज इनटू ए ज्यूरल रिलेशंस। जैसे आईपीसी, अगर आपने ये क्राइम किया तो आपकी ये लायबिलिटी होगी, पनिशमेंट होगा। विक्टिम है, उसे कंपनसेशन का भी उसका राइट हो सकता है। तो ये जो डिफिनीशन जो दिया गया है सब्सटेंटिव लॉ सिंपली मीन्स कि लॉ विच डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी, जैसे आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारे हैं। एंड प्रोसीजरल लॉ, हाउ टू bring into effect, how to enforce those substantive law by into judicial procedure or into a procedure, जैसे CRPC applicable into investigation also, applicable into trial of cases also। तो CRPC becomes procedural law। CPC में भी हम लोग जब वो CPC सीरीज स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि सेक्शंस को कहा जाता है सब्सटेंटिव लॉ और ऑर्डर्स को कहा जाता है प्रोसीजरल लॉ। बात कुल ले देकर आती है यहाँ एविडेंस एक्ट में। एविडेंस एक्ट में भी हम लोग देखेंगे कि जो लॉ ऑफ स्टॉपेल है दैट इज सब्सटेंटिव लॉ, और बाकी जो लॉ है दैट इज समवट नियर टू प्रोसीजरल लॉ। तो देखिए ये लॉ एक सिस्टम के लिए, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, आपकी बॉलिंग भी अच्छी, बैटिंग भी अच्छी, फील्डिंग भी अच्छी, विकेट कीपिंग भी अच्छी, किस्मत का भी थोड़ा बहुत साथ टॉस में, तो आप मैच जीतेंगे। तो अगर हमारा सब्सटेंटिव लॉ अच्छा है, प्रोसीजरल लॉ अच्छा नहीं है, तो फिर हमें सब्सटेंटिव लॉ का फायदा नहीं मिल पाएगा। अगर हमारा प्रोसीजरल लॉ अच्छा है और सब्सटेंटिव लॉ उतना इलेबरेट नहीं है तो भी फायदा हमें नहीं होगा। तो ये तो आपका हो गया सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। एडजेक्टिव लॉ नॉट ओनली इट कंटेन्स सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, एडजेक्टिव लॉ में दोनों होता है, सब्सटेंटिव लॉ भी होता है, प्रोसीजरल लॉ भी होता है, और रूल्स ऑफ एविडेंस भी होता है। और चूंकि एविडेंस एक्ट में रूल्स ऑफ एविडेंस भी है, इसलिए इसको बेहतर अगर तरीके से अगर हम कहें तो दिस इज मोर पर्टिकुलरली इनटू द नेचर ऑफ एडजेक्टिव लॉ। क्योंकि लॉ का ये एक एडजेक्टिव है, बिना एविडेंस के कोई फैक्ट डिसाइड नहीं हो सकता। तो जो लॉ ऑफ एविडेंस है दिस इज टू बी ट्रीटेड एज एन एडजेक्टिव लॉ। तो अब देखिए, हालांकि कुछ कमीशंस, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, कुछ कमीशंस के वेबसाइट पे प्रोसीजरल लॉ है, कुछ कमीशंस के वेबसाइट पे ये एडजेक्टिव लॉ है। हम लोगों के हिसाब से लॉ ऑफ एविडेंस इज रियली एन एडजेक्टिव लॉ। अब देखिए, आप देखेंगे अमूमन आजकल पीटी का एग्जाम होता है, कुछ क्वेश्चन चैलेंज होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं, कुछ के आंसर चेंज कर दिए जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन कंपटीशन है, ये चीज़ें होनी भी चाहिए। जस्ट मजाक में, लाइटर मोड में मैं कह रहा हूँ। माई पॉइंट इज कि अगर इस तरह का कोई, तो इसको रिजॉल्व भी करना चाहिए। तो एनीवे, सो फार एज मी इज कंसर्न, लॉ ऑफ एविडेंस इज एडजेक्टिव लॉ। और ये कंट्रोवर्सी इसमें कैसे आया? एक रामजस वर्सेस प्रेमनाथ
का केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1980 का, तो उसमें कहा गया कि लॉ ऑफ एविडेंस डज नॉट अफेक्ट सब्सटेंटिव राइट ऑफ पार्टीज बट ओनली लेज डाउन द लॉ ऑफ फैसिलिटेटिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस। द एविडेंस एक्ट लेज डाउन द रूल्स ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पसेज ऑफ गाइडेंस ऑफ द कोर्ट, इट इज प्रोसीजरल लॉ। तो आप देखेंगे जब कॉन्स्टी पढ़ते हैं तो बेरूबारी यूनियन के केस में preamble was held to be not part of the constitution, लेकिन केशवानंद भारती केस में preamble was held to be part of the constitution। तो कभी कभी जजेज आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, समटाइम्स हो सकता है। तो अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट, तो इस केस में भी एडजेक्टिव लॉ के एस्पेक्ट को इग्नोर किया गया और केस में यही था कि भाई इसमें तो स्टॉपेल का एक ही सेक्शन है एंड दैट वन इज सब्सटेंटिव लॉ, बाकी रेस्ट सारे प्रोसीजर के हैं। तो इट मे नॉट बी ट्रीटेड एज ए गुड केस लॉ रामजस वर्सेस सुरेंद्रनाथ, बट हम लोग इसे जान लें। तो आगे चलते हैं लेक्स फोरी। तो लेक्स फोरी मतलब फोरम, लेक्स मीन्स लॉ। तो एक केस है बैन वर्सेस व्हाइट रेवन, ये केस 1850 का है। हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि लॉ ऑफ एविडेंस इज द लेक्स फोरी व्हिच गवर्न्स द कोर्ट। उस फोरम का लॉ, whether a witness is competent or not, whether a certain fact requires to be proved by writing or not, whether a certain evidence proves a fact or not। अब जैसे मान लीजिए कि आपका फोटो कॉपी है, आप ओरिजिनल लेके नहीं आए, और तो फोटो कॉपी कब एडमिसिबल हो पाएगा? तो आपका फोटो कॉपी का एविडेंस whether legally that is admissible and allowed and whether that is proving a fact or not। तो जो फोरम का, जो लोकल, जो लैंड का, तो जो इट इज लॉ ऑफ द फोरम, फोरी मीन्स फोरम, एंड दैट इज टू बी डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द क्वेश्चन अराइजेज। और तो इसलिए बैन के केस में ऐसा हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा था। तो दिस इज वेरी पॉपुलर कि एविडेंस एक्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लेक्स फोरी। आगे चलते हैं मीनिंग ऑफ एविडेंस। मेरा टारगेट ये है कि कम से कम बिहार एपीओ मेन से पहले एविडेंस एक्ट कंक्लूड कर दूं। आईपीसी का जो सीरीज है वो आप देखेंगे, मुझे उम्मीद और विश्वास है कि बिहार एपीओ मेंस में आईपीसी का जो हम लोगों का सीरीज है उससे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आप लिख देंगे। और एविडेंस एक्ट शुरू ही किया है, कोशिश है कि बिहार एपीओ मेन से पहले एविडेंस एक्ट का भी सीरीज कंप्लीट हो जाए। माइनर एक्ट का आपको फ्री क्लासेस दिया ही जा रह गया सीआरपीसी और जी के, इन दोनों को कवर कीजिए, इन तीनों को हमारे साथ कीजिए, रिजल्ट के हाई चांस होंगे। तो आगे चलते हैं मीनिंग ऑफ एविडेंस। एविडेंस जो है एक वर्ड है एविडेरा, इससे लिया गया है। इसका मतलब होता है क्लियर करना, टू असर्टेन, टू प्रूव, टू क्लैरिफाई, तो और टू डिस्कवर द ट्रूथ। और कुछ जूरिस्ट के डेफिनेशन यहाँ दिए गए हैं, सबने एक ही बात दूसरे लैंग्वेज में दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करके कहा है। अब जैसे बेंथम ने कहा कि एविडेंस एज एनी मैटर ऑफ फैक्ट द इफेक्ट टेंडेंसी डिजाइन ऑफ व्हिच इज टू प्रोड्यूस इन द माइंड ए परसुएशन अफर्मेटिव और डिसअफर्मेटिव। मतलब एविडेंस से अफर्मेटिव या डिसअफर्मेटिव, हाँ या ना, किसी हम नतीजे पे पहुंचते हैं, ट्रूथ को बताता है। तो दिस वाज हाउ बेंथम डिफाइंड। ब्लैक स्टोन ने भी डिफिनेशन दिया है। ब्लैक स्टोन ने कहा कि एविडेंस सिग्निफाइज दैट व्हिच डेमोंस्ट्रेट, मेक्स क्लियर और ascertains the truth of the fact। तो ascertainment of truth of the fact ये ब्लैक स्टोन का डिफिनेशन है। एक जॉनसन की भी डिक्शनरी आती है, उसमें कहा गया कि a state of being evident मतलब clear, apparent। तो एज पर डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी। टेलर ने भी डिफाइन किया है एविडेंस एज ऑल मीन्स सच evidence as all means which tend to prove or disprove any matter, fact, truth,
तो यहाँ भी ट्रूथ की बात हो रही है। तो सच को लाने का जरिया एविडेंस एक्ट है। विगमोर ने भी डिफाइन किया है, और विगमोर ने कहा है कि एविडेंस एज रिप्रेजेंटिंग एनी नोएबल फैक्ट और ग्रुप ऑफ फैक्ट्स नॉट ए लीगल और लॉजिकल प्रिंसिपल कंसिडर्ड विथ अ व्यू to its being offered before a legal tribunal for the purpose of producing a persuasion positive negative on the part of tribunal as to the truth of proposition। देखिए यहाँ भी ट्रूथ है। ये सब jurist, nobody can ignore the word truth while defining evidence। एविडेंस का मकसद ही है कि सच को लाना। हम नहीं बोलते क्या सबूत है, क्या प्रमाण है, क्या साक्ष्य है। तो फॉर असरटेनमेंट ऑफ द ट्रूथ हम लोग टाइम नहीं है, हम लोग एक एक ज्यूरिस्ट के डेफिनेशन का एनालिसिस नहीं करेंगे। यहाँ पे जरूरी भी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस भी है। अगर आप 2-4 ज्यूरिस्ट का डेफिनेशन याद कर सकते तो इन्हें वीडियो को पॉज कर नोट कर दीजिए। अगर मेंस क्वेश्चनिंग में वैसा पूछा गया तो उनको कोट कर दीजिएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। स्टीफेंस ने भी डिफाइन किया है कि it sometimes means words uttered and things exhibited by witness before a court of justice. At other time, it means the facts proved to exist by those words or things regarded as grand work of inference as to other facts not so proved. Again, it is sometimes used as meaning to assert that a particular fact is relevant to the matter under inquiry। उन्होंने आगे भी कहा कि law of evidence properly constructed would be nothing less than an application of practical experience acquired in court of law to the problem of inquiring the truth। तो देखिए ये भी स्टीफन साहब भी ट्रूथ, that is the main element while defining the evidence। और ये a law of evidence properly constructed, ये लगता है रिपीट हो गया, ये दो बार। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, टाइपो एरर है। बेस्ट ने भी डिफाइन किया है एविडेंस इज एनी मैटर ऑफ फैक्ट इफेक्ट टेंडेंसी डिजाइन ऑफ विच इज टू प्रोड्यूस माइंड ए परसुएशन एफर्मेटिव और डिसएफर्मेटिव। तो ये बेस्ट का डेफिनेशन है। कुछ ज्यूरिस्ट के डेफिनेशन हमने दे दिए हैं आपको। फिप्सन का डेफिनेशन है। इसने भी कहा कि एविडेंस मींस टेस्टिमनी वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री रियल व्हिच मे बी लीगली रिसीव इन ऑर्डर टू प्रूव और डिसप्रूव। तो कोई फैक्ट प्रूव और डिसप्रूव उसके हिसाब से होगा। अब हम लोग क्विकली बेयर एक्ट सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, तो बेयर एक्ट से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे बेयर एक्ट ले लूँ। कुछ आपको शुरू से सेक्शंस अब कब लागू हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ था, उस क्लियर लिखा हुआ। और अब ये JNK में भी लागू होगा। और ये जो एविडेंस एक्ट है सेक्शन 1 के मुताबिक इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में चर्चा हमने ही कहा, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग में भी एविडेंस एक्ट लागू होता है, लेकिन उन कोर्ट मार्शल में नहीं लागू होता जो कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट के अंतर्गत कन्वीन किए गए हैं, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंतर्गत कन्वीन किए गए हैं, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंतर्गत कन्वीन किए गए हैं, या एयरफोर्स एक्ट के अंतर्गत कन्वीन किए गए हैं। तो उन कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग जो ये 4 एक्ट लिखे हुए हैं, इन 4 एक्ट के अंतर्गत अगर कोई कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग चल रहा है तो उस प्रोसीडिंग्स में ये एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। एविडेंस एक्ट एफिडेविट में भी अप्लाई नहीं करेगा। एफिडेविट में एविडेंस एक्ट इसलिए अप्लाई नहीं करता कि एफिडेविट इज वन साइडेड स्टोरी ऑफ ए मैन, तो इसलिए एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन भी उसका होना चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट दोनों पार्टी का वर्जन आएगा। एफिडेविट इज वन साइडेड स्टोरी, तो इसलिए एविडेंस एक्ट एफिडेविट पे अप्लाई नहीं करता और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में भी अप्लाई नहीं करता। और इट शैल कम इनटू फोर्स फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 जब ये हुआ। अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज हम लोग 3 में आ जाते हैं। कोर्ट, तो कोर्ट का डेफिनेशन है कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेज मजिस्ट्रेट ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो
एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट का डिफिनेशन बड़ा लिमिटेड डिफिनेशन है। इट इंक्लूड्स ऑल जजेज एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स। तो ये जो लोग हैं दे मस्ट बी लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस ऑन ओथ। आर्बिट्रेटर जो है वो कोर्ट नहीं होता। कुछ केस लॉ हमने लिख दिया, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज रतन शुक्ला का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हियरिंग एंड अपील अंडर सेक्शन इतना is not legally authorized to take evidence and so it is not a court। ये जजमेंट नोट कर लीजिएगा। कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर पब्लिक सर्वेंट एक्ट इज ए कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंतर्गत। कृष्णा गोवर्धन अय्यर का केस है, इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर इज नॉट ए कोर्ट। द कोर्ट का मीनिंग जो है इंक्लूड्स ऑल जजेज मजिस्ट्रेट ऑल पर्सन लीगली अथोराइज। द राइट टू टेक एविडेंस इज नॉट एन इंसिडेंट ऑफ अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट भी एविडेंस रिकॉर्ड करती है तो उसका प्रोसीजर दिया हुआ सीआरपीसी 391 में, ऑर्डर 41 में भी सीपीसी के अंतर्गत रूल 27 के अंतर्गत प्रोसीजर दिया हुआ। तो आप कोर्ट के डिफिनीशन में इसको हाईलाइट कर दिया, ये आप नोट कर लेंगे। जो समझने वाली चीज है, अब यहां से आपकी सारी समझने वाली चीजें शुरू हो जाती हैं। और देखिए फैक्ट, फैक्ट का जो डिफिनीशन दिया हुआ है एनीथिंग, तो एनीथिंग मैं बोल रहा हूं ये फैक्ट है। आप वीडियो देख रहे हैं ये फैक्ट है। सामने डीएसएलआर लगा हुआ है ये भी फैक्ट है। ये हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए मैं वीडियो बना रहा हूं ये भी फैक्ट है। तो एनीथिंग के डिफिनीशन में इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद स्टेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद रिलेशन ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स में कि जैसे लोग, जैसे आज अभी बारिश हो रही है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कोई लिक्विड है, तो लाइक दीज थिंग्स स्टेट ऑफ थिंग और थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, लाइक दिस। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। मैं गुस्से में हूँ, पता है मेंटल कंडीशन, इल विल और हेट्रेड, तो ऑल दीज आर फैक्ट। तो फैक्ट का सिंपल सा डिफिनीशन है, ये चार चीजें हैं। इन चार चीजों को आप जरूर लिखेंगे अपने डिफिनीशन में, और इन चार चीजों को लिखना ही लिखना है। एनीथिंग पहला, स्टेट ऑफ थिंग दूसरा, रिलेशन ऑफ थिंग ये तीसरा पार्ट हो गया, और थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस ये चौथा पार्ट हो गया। मेंटल कंडीशन ये सेकेंड पार्ट हो गया डिफिनीशन का। तो ये चारों लिखेंगे। अब देखिए ए में कहा जा रहा है डेट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस इज ए फैक्ट। आई एम वियरिंग ब्लैक कोट, हियर इज माइक, आई एम वियरिंग स्पेक्स, माई मोस्टेक इज व्हाट, व्हाइट और ब्लैक। चलिए जो भी मान लीजिए, तो ये भी एक फैक्ट है। एनीथिंग में ईच एंड एवरीथिंग दैट इज द फैक्ट। तो जब सारा कुछ फैक्ट है तो उसमें से रेलिवेंट क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो वो हम रेलिवेंट फैक्ट में देख, ईच एंड एवरीथिंग इज फैक्ट। तो उस ईच एंड एवरीथिंग में से हमें रेलिवेंट थिंग निकालना है। तो फैक्ट की डिफिनीशन एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। तो ये कहता है कि कुछ ऑब्जेक्ट कुछ सर्टेन ऑर्डर में सर्टेन प्लेस पे है, वो फैक्ट है। डेट ए मैन हर्ड और सॉ समथिंग, गोली की आवाज सुनी, ए ने गोली की आवाज सुनी, ए ने बी को भागते हुए देखा, ए ने बी को रोते हुए देखा, ए ने बी को कार ड्राइव करते हुए देखा, ए ने बी को कार की पिछली सीट पे बैठा हुआ देखा। तो ऑल दिस इज फैक्ट। अब ये जो फैक्ट है
रेलिवेंट है या नहीं है वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो डेट ए मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, उसने गाली दी, उसने कहा मारो इसको, तो ये भी फैक्ट है। डेट ए मैन होल्ड्स ए सर्टेन ओपिनियन, हैज सर्टेन इंटेंशन, एक्ट्स इन गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली, or uses a particular word in a particular sense, or is was at a specified time conscious of a particular sensation, ये भी फैक्ट है। मैन का जो रेपुटेशन, ए मैन हैज सर्टेन रेपुटेशन, ये भी फैक्ट है। रेपुटेशन इज कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ ए मैन। डिफेमेशन के वीडियो में आईपीसी में बताया था, उसे देखिएगा। तो फैक्ट के डिफिनीशन को ज्यूरिस्ट लोगों ने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो फिजिकल फैक्ट हमने अपनी आंखों से ए को देखा वहां पे बैठे हुए, तो ये फिजिकल फैक्ट हो गया। साइकोलॉजिकल फैक्ट, इल विल, घिरना, गुस्से में, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, तो मेंटल एलिमेंट का जो फैक्ट है साइकोलॉजिकल फैक्ट। पॉजिटिव, जो पॉजिटिवली वर्डेड सेंटेंस है, दैट इज ए पॉजिटिव एक्ट। निगेटिव फैक्ट, सी डज नॉट नो हाउ टू सिंग, ये निगेटिव फैक्ट हो गया। सी नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट, ये पॉजिटिव फैक्ट हो गया। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना, इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर देना है। अब नाउ आज का लगता है टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, हम लोग रेलिवेंट और फैक्ट इन रेलिवेंट करा देते हैं आपको। और हमने स्नीफर डॉग के एविडेंस पे भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी ये है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं भी थोड़ा यूट्यूब पे क्रेज है छोटे वीडियो का, मैं भी प्रेशर में होता कि हमारी भी वीडियो छोटी होनी चाहिए, लेकिन कोशिश कितना, चूंकि देखिए छोटी वीडियो से आपका कोई फायदा नहीं है एक्सेप्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। आपने कोई टॉपिक पढ़ा और एग्जाम में उसे बेहतरीन तरीके से आप आंसर नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूं उसको वेस्टेज। आई एम सॉरी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें कि आप जो एग्जाम दे रहे उसमें आप उसको बेहतरीन तरीके से लिख सकें। पढ़ाई खाना पूर्ति की नहीं होती। तो खैर एनीवे, दिस इज माय ओपिनियन, यू मे एग्री यू मे डिसएग्री एज यू विश। रेलिवेंट केवल करेंगे, फिर फैक्ट्स इन इशू और आगे के कल करेंगे। तो देखिए फैक्ट जो है, मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस बना लूं आपको समझाने के लिए, यही आपको समझना है। रेलिवेंट, तो हम लोगों ने फैक्ट के डेफिनेशन में देखा कि एनीथिंग, मतलब कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ फैक्ट है। ईच एंड एवरीथिंग इज ए फैक्ट, a state of thing, relation of thing capable to be perceived by senses, fact है। तो ये जो है एक फैक्ट को हम दूसरे फैक्ट से कंसीडर करेंगे, तभी हमें उसका मीनिंग निकलेगा। अब जैसे मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया, कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिल्ली। तो ए ने बी का मर्डर किया, ये एक फैक्ट हो गया। मर्डर वाले दिन से 2 दिन पहले ए दिल्ली पहुंचा था राजधानी एक्सप्रेस से, ये दूसरा फैक्ट हुआ। ए ने बी का मर्डर चाकू से किया, ये तीसरा फैक्ट हो गया। ए और बी की दुश्मनी थी जिसके कारण ए नाराज रहता था, ये मोटिव, ये भी एक फैक्ट हो गया। तो देखिए फैक्ट जो है कि फैक्ट इज नेवर टू बी सीन इन आइसोलेशन। फैक्ट इज नेवर टू बी सीन इन आइसोलेशन। वन फैक्ट, थोड़ा मुझे जगह और भी बनानी पड़ेगी यहाँ। One fact is to be seen in connection with other facts.
अगर मान लीजिए ये एक फैक्ट है और ये एक फैक्ट है, तो इन दोनों में क्या कनेक्शन है, तो डेट वुड डिसाइड कि व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी इज देयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का मर्डर किया, राइट है, ए जो है शराब पीता है, ये दूसरा फैक्ट हो गया। तो ए के शराब पीने से बी के मर्डर करने में कोई कनेक्टिविटी नहीं है उतनी, या ए ने शराब के नशे में मर्डर किया तो कनेक्टिविटी हो जाएगी। दूसरा कनेक्टिविटी देखते हैं, ए ने बी का मर्डर किया, एक फैक्ट हो गया। ए और बी के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, तो ए ने बी का मर्डर किया और ए और बी के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण ए ने बी का मर्डर किया, तो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गई। तो आप ये लॉ बना, ये इन दो लाइनों को अगर लिख लेंगे तो आप रेलिवेंसी को बहुत आराम से समझेंगे। और देखिए, एविडेंस एक्ट बात करता है लीगल रेलिवेंसी की। कोई फैक्ट बाय वे ऑफ फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में भी रेलिवेंट, जैसे नार्को एनालिसिस फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेट इज रेलिवेंट, लेकिन कोर्ट में वो एडमिसिबल नहीं है। आपका स्निफर डॉग का एविडेंस, पहले तो उस पे जजमेंट आया था कि साइंटिफिक एविडेंस है, फिर बाद में जजमेंट आया कि हियर से एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि उतना वेटेज नहीं देना चाहिए, वो सब हम डील करेंगे। यहाँ पे स्निफर डॉग वाला लिखा हुआ है। तो सो फार एज डिफिनीशन ऑफ फैक्ट कि हम लोगों ने देखा, और रेलिवेंट फैक्ट, अगर उन दोनों में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है और कोई सेंस, कोई मीनिंग दे रहे हैं, तो रेलिवेंट कहे जाएंगे। कोई फैक्ट हिस्टोरिकली रेलिवेंट हो सकता, कोई फैक्ट फाइनेंशियली रेलिवेंट हो सकता, कोई फैक्ट जो है साइंटिफिकली रेलिवेंट हो सकता, कोई फैक्ट किसी और एंगल से रेलिवेंट हो सकता। अब जैसे मुलजिम ने पुलिस से कन्फेस किया, तो ये इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो सकता, लेकिन कन्फेशन ऑफ एक्यूज बिफोर ए पुलिस ऑफिसर, दैट इज नॉट एडमिसिबल। तो हम लोग जो रेलिवेंट फैक्ट, सिर्फ वही फैक्ट होगा व्हेन द वन इज कनेक्टेड। ये देखिए लिखा हुआ एज इट इज बेयर एक्ट को कॉपी पेस्ट। One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to relevancy of fact. तो relevancy of fact सेक्शन 5 से लेकर 55 तक है। तो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ अगर सेक्शन 5 से 55 के दायरे में एक दूसरे से कनेक्टेड है, then only that fact will be relevant. A fact may be historically relevant, a fact may be medically relevant. तो अब जैसे हिस्टोरिकल एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस, तो वहां पे हम लोग उसको देखेंगे। A fact may be relevant on point of war, a fact may be, तो उन सारे चीजों को ये रेलिवेंसी मस्ट बी established within section 5 to 55. तो that is relevancy। और एविडेंस एक्ट टॉक्स ऑफ, चूंकि ये कहता है कि सेक्शन रेफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ एक्ट,
तो एविडेंस एक्ट चूंकि प्रोविजंस ऑफ रेलिवेंसी ऑफ एक्ट कहता है, तो सेक्शन 5 से 55 हो गया। तो रेलिवेंट फैक्ट इज वन व्हिच इज लीगली रेलिवेंट। मैं लिख देता हूं इसको। रेलिवेंसी जो है, लीगल रेलिवेंसी की बात की गई है। ये जो रेलिवेंसी है, हम लोग सब करेंगे रेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी। बहुत सारे बच्चे लोगों को परेशानी होती है समझने में रेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी। लॉ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, रट्टा मत मारिए, समझिए। अगर समझ गए एक बार तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा मेमोराइज हो जाएगा हमेशा के लिए आपको। तो एनीवे, ये रेलिवेंसी हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लीगल रेलिवेंसी। आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, आज मेंस का भी क्वेश्चन नहीं हो पाया, कल ये क्वेश्चन रिपीट होगा और पार्ट 2 आएगा, वही रेलिवेंट से कुछ बना देंगे। और मेंस का क्वेश्चन क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो गया तो इसको कल देखेंगे। तो चलिए, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो, आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि वीडियो छोटी हो कि किस तरह की हो, थोड़ा हेल्प कीजिए। आप ही लोगों के बेहतरी के लिए ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं, तो अपने व्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर लॉ स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ आज का टॉपिक मजबूरी में यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। सी यू टुमारो एंड वी विल कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।